हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रीन साइंस क्लासेज। बच्चों, आज मैं आप लोग को क्लास 9th का बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर टिश्यू ऊतक के बारे में बताने जा रही हूँ। पहला चैप्टर तो मैंने आप लोग को पढ़ा के दे दिया है। सेल, पहला हमारा चैप्टर था सेल, कोशिका, और दूसरा चैप्टर है टिश्यू। तो बच्चों, ये जो पहला हमारा चैप्टर था सेल, कोशिका, कोशिकाओं से ही सेल बनता है। जो जीवों का शरीर होता है बच्चों, किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है, और ये कोशिकाएं ही मिल करके ऊतक बनाती हैं। तो कहने का मतलब है कि दो तरह के जीव होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो उनके जो जीवन में जो सभी जैविक क्रियाएं होती है वो एक ही कार्य के द्वारा होती है। जैसे कहने का मतलब कि एक कोशिकीय जीव का कोई एग्जाम्पल लीजिए, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो ये जो होते हैं एक कोशिकीय जीव है। तो इनमें जो भोजन का अंतर्ग्रहण हो गया, पाचन हुआ या श्वसन हुआ, एक ही कोशिका के द्वारा होता है। सभी काम इनके एक ही कोशिका के द्वारा संपादित होते हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो जटिल होते हैं। तो जटिल बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है? अनगिनत कोशिकाओं का समूह होता है, और वो जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे कोई एक कार्य करने के लिए एक कोशिकाओं का समूह है, कोई विशेष कार्य करने के लिए, वो दूसरा कार्य नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि जो एक कोशिका होगी, जैसे तंत्रिका कोशिका होगा, तंत्रिका कोशिका क्या करेगा? तंत्रिका कोशिका से सिर्फ संदेशों का आवाहन होगा। वो दूसरा कार्य जैसे श्वसन के लिए या पोषण के लिए दूसरा कोशिका होगा, वो कोशिका उसमें सहायता नहीं करेगा या वो कार्य नहीं करेगा। वो सिर्फ क्या करेगा? तंत्रिका कोशिका सिर्फ संदेशों का आवाहन करेगा। जैसे गति के लिए, तो गति के लिए क्या होगा? पेशीय कोशिकाएं होंगी, वो पोषण और श्वसन में नहीं कार्य करेंगी। तो बच्चों, यहाँ कहने का मतलब है कि बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं एक विशेष कार्य के लिए एक जो कोशिकाओं का समूह होता है, तो एक जो विशेष कार्य करेगा। यानी कि जब एक कोशिका, तंत्रिका कोशिका जो होता है, सिर्फ तंत्रिका के लिए काम करेंगे, संदेशों का आवाहन करेंगे, वो दूसरे कार्य को नहीं करेंगे। इससे क्या होता है कि जो कार्यों का संचालन होगा वो दक्षता पूर्वक होगा, मतलब अच्छे से होगा। कहने का मतलब जो भी कार्य होगा कुशलता पूर्वक होगा, जो कार्य का संपादन होगा। तो इस प्रकार के कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं ऊतक। उसी को हम परिभाषा के रूप में दे दिए हैं। यहाँ पे देखिए इसका परिभाषा कैसे दिए हैं टिश्यू का। उत्पत्ति और बनावट के आधार पर एक समान कोशिकाओं का समूह जो विशेष कार्य के लिए विशिष्ट होता है ऊतक कहलाता है। यानी कि जो कोशिकाओं का एक समान जो कोशिकाओं का समूह होगा, जैसे तंत्रिका कोशिका हुआ, तो कौन सा विशेष कार्य के लिए है वो? तो तंत्रिका के संदेशों का वाहन करने के लिए सिर्फ वो विशेष कार्य उसका क्या होगा? संदेशों का वाहन। वो सिर्फ संदेशों का वाहन ही करेगा, न कि वो पोषण में सहायता करेगा, न ही श्वसन में, न ही उत्सर्जन में, न ही गति में। अब गति जो विशेष कार्य है, तो गति के लिए कौन सी कोशिकाएं होंगी? तो पेशीय कोशिकाएं होंगी। तो अलग अलग ये एक विशेष कार्य के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह होता है, और उसी कोशिकाओं को समूह को हम कहते हैं ऊतक। और जो ऊतक होते हैं, पहले सेल हुआ, सेल से क्या बना? ऊतक बना, ऊतक से अंग बना, और इसी अंग से अंगतंत्र बना, अंगतंत्र के बाद शरीर का बनावट हुआ, यानी कि निर्माण हुआ, जीवों का शरीर का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हमने कोशिका पढ़ लिया। अब इस चैप्टर में हम ऊतक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि टिश्यू क्या है। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है बच्चों कि जो टिश्यू है तो दो तरह के हो गए। एक तो पौधा हो गया, यानी कि प्लांट, और जंतु, दो तरह के हो गए। तो क्या पौधे और जंतु दोनों के टिश्यू एक समान होते हैं या फिर दोनों में अंतर होता है? तो नहीं बच्चों, यहाँ पौधे और जंतु दोनों के ऊतक में अंतर होता है। तो अंतर कैसे होता है ये? तो सबसे पहले कि जो पौधे होते हैं उनके जो ऊतक होते हैं क्या होते हैं? मृत होते हैं। पौधे के ऊतक क्या होते हैं? मृत होते हैं। और जंतु के जो ऊतक होते हैं वो जीवित होते हैं। जंतुओं का अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। तो ये दोनों में अंतर हो गया, जो ऊतक होगा इसमें मृत होगा और इसमें जीवित होगा। यही एक अंतर आपको दिख गया। दूसरा कि पौधे क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, लेकिन जंतु गतिशील होते हैं। क्योंकि जंतु जो होते हैं अपने निवास स्थान की खोज में यहाँ से वहाँ जाते हैं, या खाने की खोज में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो पौधे अस्थायी हो गए और जंतु गतिशील हो गए।
अब जब पौधे अस्थाई हैं तो इनमें क्या होगा, कम खर्च की, ऊर्जा की कम खर्च की आवश्यकता होगी। लेकिन जंतु जब गतिशील हैं तो इनमें ऊर्जा की अधिक खर्च होगी। अब गति करेंगे तो ऊर्जा अधिक खर्च होगा। इसी तरह से पौधे की क्या होती है, वृद्धि कुछ सीमित क्षेत्रों में ही रहती है। अब जैसे कोई पौधा है कि ऊपर की तरफ वृद्धि कर रहा है, उसकी शीर्ष में वृद्धि होते जा रहा है, होते जा रहा है, तो क्या होगा, उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है सिर्फ, जैसे ताड़ का पेड़ हुआ। कुछ पौधे होते हैं जिनकी सिर्फ मोटाई में वृद्धि होती है, लंबाई नहीं वृद्धि, वृद्धि लंबाई कुछ दूर तक होकर के फिर मोटाई वृद्धि होती है, तो मोटाई में वृद्धि होती है। जैसे बरगद का पेड़ हुआ, उसमें क्या होता है, मोटाई ज्यादा होता है। लेकिन जंतु के शरीर में ऐसा नहीं होता है। जंतु के शरीर में जो वृद्धि होती है पूरे शरीर में होती है। जैसे अब मान लीजिए बच्चों कि अगर हाथ में वृद्धि हो रहा है तो पैर में भी होगा। ऐसा नहीं है कि पैर वृद्धि कर रहा है तो हाथ में वृद्धि नहीं होगा। तो इस तरह से प्लांट और एनिमल के टिश्यूज में अंतर होते हैं। तो अब यहाँ अंतर हो गया तो यानी कि दो तरह के टिश्यू हो गए। एक हो गया हमारा प्लांट टिश्यू, दूसरा हो गया एनिमल टिश्यू। तो फिर हम दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू क्या है, एनिमल टिश्यू क्या है। तो बच्चों आज हम आप लोग को इस वीडियो में प्लांट टिश्यू के बारे में बताएंगे और अगले वीडियो में हम फिर एनिमल टिश्यू के बारे में बताएंगे। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और दोनों को एक ही वीडियो में बनाएंगे। तो सबसे पहले आज हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं, प्लांट टिश्यू क्या होता है। तो ये प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक। तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, यानी कि विभज्योतक और अस्थायी ऊतक, दो प्रकार के हुए। एक फ्लो डायग्राम से इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्लांट टिश्यू को दो भाग में बांटते हैं। पहला हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा हो गया परमानेंट टिश्यू। अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन भाग में बांटते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, यानी कि शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। तीन भाग में बांट दिए। अब हमारा हो गया परमानेंट टिश्यू, दूसरा देख लेते हैं। तो ये परमानेंट टिश्यू को भी हम दो भाग में पहले बांटते हैं, सरल और जटिल। सरल के तीन भाग हो गए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तीनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा जटिल हो गया, जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम, ये दो प्रकार हो गए। तो इस वीडियो में हम सभी के बारे में डिटेल करेंगे और डिटेल रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विभज्योतक ऊतक, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। तो बच्चों विभज्योतक का ही शाब्दिक अर्थ ही होता है विभाजनशील ऊतक, यानी कि ये ऊतक, विभज्योतक ऊतक पौधे के ग्रोथ रीजन में पाए जाते हैं, यानी कि वृद्धि करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये जीवित कोशिकाओं से बनाता है। कौन सा, विभज्योतक ऊतक। अस्थायी ऊतक में सभी इसके ऊतक जीवित नहीं होते हैं, इसमें दोनों होता है, मृत और जीवित दोनों होते हैं। लेकिन ये विभज्योतक ऊतक जो होते हैं सिर्फ जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती है गोलाकार होती है, बहुभुजाकार होती है, इनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। इनके कोशिकाओं के बीच में केंद्रक होता है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है और इसमें रिक्तिकाएं नहीं होती है। अब अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। अंतरकोशिकीय स्थान का मतलब क्या होता है कि दो कोशिकाओं के बीच के स्थान को हम कहते हैं अंतरकोशिकीय स्थान। ये होगा अंतरकोशिकीय स्थान, यानी कि दो कोशिकाओं के बीच जो स्थान होता है वो विभज्योतक ऊतक में नहीं होता है। और इसका कार्य क्या हुआ, तो विभज्योतक ऊतक की वजह से इससे पौधे की लंबाई और मोटाई में वृद्धि होती है। विभज्योतक ऊतक से पौधे की लंबाई और मोटाई में वृद्धि होती है। अब अंतरकोशिकीय स्थान क्या होता है ये हम आपको दिखा देते हैं फिगर में। ये देखिए, जैसे ये दो कोशिका हुआ, ये दो कोशिकाओं के बीच के स्थान जो हुआ इसको कहते हैं अंतरकोशिकीय स्थान, और ये विभज्योतक ऊतक में नहीं पाया जाता है। अब विभज्योतक ऊतक के प्रकार कितने हुए, तो तीन प्रकार हुए। कौन कौन सा, तो शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और इंटरकैलरी, अंतर्वेशी, तीन प्रकार। अब इस तीनों प्रकार को इस फिगर से देख लेते हैं। तो शीर्षस्थ जो होता है विभज्योतक ऊतक, इससे क्या होता है, इस ऊतक से तने के जड़ के शीर्ष भाग में वृद्धि होता है। ये शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, शीर्षस्थ। तो ये ऊतक तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, जिससे शीर्ष में क्या होता है, वृद्धि होता है। इस वजह से, इस कारण से लंबाई में वृद्धि होता है। पौधे की लंबाई में वृद्धि किस कारण से होता है, शीर्षस्थ विभज्योतक के वजह से होता है। और ये ऊतक शीर्षस्थ
एपिकल उत्तक पौधे के भ्रूण अवस्था में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं प्राथमिक बीजोत्तक उत्तक। तो इसका ये मेन पॉइंट है कि इसको हम प्राथमिक बीजोत्तक उत्तक कहते हैं और इस वजह से शीर्षस्थ की वजह से लंबाई में वृद्धि होती है। अब दूसरा हमारा आ गया पार्श्वस्थ बीजोत्तक उत्तक। तो ये जड़ तथा तना के पार्श्व भाग में पाया जाता है, ये पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। इसके कारण ही पौधे में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी कि पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है। किसके वजह से? पार्श्वस्थ के वजह से। और इसको हम द्वितीयक बीजोत्तक उत्तक भी कहते हैं। इसके कारण से सम्मोहन उत्तक बनते हैं। किसके वजह से? पार्श्वस्थ बीजोत्तक उत्तक के। तो यहाँ बच्चों देखो कितना क्वेश्चन बन रहा है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि किस वजह से हो रही है? तो शीर्षस्थ की वजह से हो रही है। मोटाई में वृद्धि किसकी वजह से हो रही है? तो पार्श्वस्थ बीजोत्तक उत्तक हो रही है। शीर्षस्थ को हम बोलते हैं प्राथमिक बीजोत्तक उत्तक और पार्श्वस्थ को बोलते हैं द्वितीयक बीजोत्तक उत्तक। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस उत्तक के कारण से पौधे में द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ किस वजह से? पार्श्वस्थ बीजोत्तक उत्तक की वजह से, और मोटाई भी इसी की वजह से बढ़ती है। हमारा हो गया तीसरा अंतर्वेशी बीजोत्तक उत्तक। तो ये जो उत्तक होते हैं ये टहनियों के दोनों साइड पर्वों पे पाए जाते हैं। इसको इंटरनोड बोलते हैं या पर्व बोलते हैं। टहनी के ये पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं। ये यहाँ पे ये हमारा हो गया अंतर्वेशी। और इनमें जो विभाजन होता है इनकी कोशिकाओं में, इससे क्या बनती हैं? शाखाएं बनती हैं, क्योंकि पत्तियों के आधार पे यहाँ ये पाए जाते हैं। और ये वृद्धि होने के बाद ये फिर तेजी से बढ़कर क्या बनाते हैं? अस्थायी उत्तक का रूप ग्रहण कर लेते हैं। कौन? अंतर्वेशी। तो तीनों हमारा हो गया इसका प्रकार बीजोत्तक का, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। शीर्षस्थ की वजह से लंबाई में वृद्धि होती है, पार्श्वस्थ की वजह मोटाई में, अंतर्वेशी की वजह से शाखाएं बनती हैं। तीनों हो गया हमारा। अब अगला हमारा क्या है? अस्थायी उत्तक। तो बच्चों ये जो अस्थायी उत्तक होता है ये बीजोत्तक उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप ही बनते हैं। जब बीजोत्तक उत्तक में विभाजन जो वृद्धि खत्म हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है, विभाजन की क्षमता जब उत्तक में खत्म हो जाता है तो अस्थायी उत्तक का ये रूप ले लेता है। यानी कि जब विभाजन की क्षमता नहीं होगी तो वे उत्तक अस्थायी उत्तक का स्थान ले लेते हैं। यानी कि इनमें इनका रूप और आकार निश्चित है, क्योंकि अस्थायी उत्तक में अब कोई विभाजन नहीं होगा तो इसके रूप और आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए इनका रूप और आकार निश्चित होता है। ये मृत और सजीव दोनों होते हैं। अस्थायी उत्तक में दोनों आएंगे, मृत भी आएंगे और जीवित भी आएंगे। लेकिन बीजोत्तक में क्या था? बीजोत्तक में सिर्फ सभी उत्तक इसके जीवित होते हैं, याद रखेंगे आप। और बीजोत्तक के फलस्वरूप ही अस्थायी उत्तक बनता है। अब हम देखते हैं अस्थायी उत्तक के प्रकार देख लेते हैं। तो उत्पत्ति और विकास के आधार पर अस्थायी उत्तक के दो प्रकार हुए, प्राथमिक अस्थायी उत्तक और दूसरा द्वितीयक अस्थायी उत्तक। तो बच्चों जो ये प्राथमिक अस्थायी उत्तक होता है ये उत्तक शीर्षस्थ और तथा अंतर्वेशी बीजोत्तक के विभाजन से बनता है। और द्वितीय अस्थायी उत्तक जो होता है पार्श्वस्थ या कैम्बियम उत्तकों में विभाजन से बनता है। अब हम देखे थे आगे कि अस्थायी उत्तक के दो प्रकार हुए, कौन कौन से? एक सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा जटिल अस्थायी उत्तक। अब सरल अस्थायी उत्तक के भी तीन प्रकार थे, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये देखिए अस्थायी उत्तक के दो प्रकार हुए, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। अब ये तीनों के बारे में एक करके हम पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे पैरेन्काइमा मृदु उत्तक, फिर पढ़ेंगे स्थूलकोण उत्तक कॉलेन्काइमा, फिर पढ़ेंगे स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ उत्तक। चलिए इसको देख लेते हैं। अब सरल उत्तक के तीन प्रकार जो हैं उनको देख लेते हैं। ये हो गया पहला पैरेन्काइमा मृदु उत्तक। तो ये जो मृदु उत्तक होता है इसका देखिए ये फिगर हुआ। ये मृदु उत्तक जो होता है यानी कि पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं क्या होते हैं? जीवित होते हैं। ये जीवित कोशिकाओं से बना होता है। ये गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, अनियमित आकार का भी हो सकता है। इनकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, यानी कि दो कोशिकाओं के बीच स्थान पाया जाता है। ये कोशिकाएं कहाँ कहाँ आपको ये उत्तक कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? तो ये उत्तक आपको तना, जड़, पत्ती, फल और बीजों के इंडोसन में पाया जाता है। अब क्या होता है कि कभी कभी पैरेन्काइमा सेल्स में, इसी पैरेन्काइमा सेल्स में यानी कि मृदु उत्तक में हरित लवक पाया जाता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। जब हरित लवक पाया जाएगा तो उसे हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। इस चीज को मैंने यहाँ लिखा है,
कभी कभी पारेन्काइमा सेल में हरित लवक पाया जाता है, तो ऐसी पारेन्काइमा सेल को क्लोरेन्काइमा कहते हैं। इसको बहुत ध्यान से याद रखेंगे बच्चों। इसमें क्लोरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। कॉलेन्काइमा इसके बाद हम पढ़ाएंगे, उसको बोलते हैं हिंदी में स्थूलकोण उत्तक, लेकिन इसको हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। जब पारेन्काइमा सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो उसे हम कहेंगे क्लोरेन्काइमा। और जब इसी पारेन्काइमा सेल्स में एयर कोष्ठ पाए जाएंगे, ये हुआ हमारा एयर कोष्ठ, देखिए यानी कि वायु कोष्ठ, तो वैसे उत्तक को क्या कहेंगे? एरेनकाइमा। एरेनकाइमा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपको ये एरेनकाइमा की वजह से इन कोशिकाओं की वजह से क्या होता है, वो जिस पौधे में एरेनकाइमा पाया जाएगा वो पानी पे तैरते हुए रहते हैं, जैसे जलकुंभी, कमल, ये दोनों क्या हैं? एरेनकाइमा के उदाहरण हैं। उनमें क्या होता है? वायु कोष्ठ पाया जाता है, यानी कि एयर सैक्स पाए जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वो पानी पे तैरता रहता है। तो जिस यहाँ दो चीज ध्यान रखना है कि जिस पारेन्काइमा में हरित लवक पाया जाएगा उसे क्लोरेन्काइमा कहेंगे, जिसमें वायु कोष्ठ यानी कि एयर सैक्स पाए जाएंगे उसे हम क्या कहते हैं? एरेनकाइमा। चलिए अब हम पहला हमारा सरल अस्थायी उत्तक का प्रकार क्या हुआ? मृदु उत्तक, जिसको हम देख लिए पारेन्काइमा को। दूसरा हमारा है स्थूल कोण उत्तक, कॉलेन्काइमा। इसको देखते हैं इसमें क्या होता है। तो उसमें हमने देखा था पारेन्काइमा में कि उसकी भी क्या होती है, कोशिकाएं जीवित होती है, इसकी भी कोशिकाएं जीवित होती है। अंडाकार, बहुभुजाकार, केंद्रक युक्त, लंबी रसधानी युक्त होती है ये। इनकी भित्ति पे, इनकी भी जो ये कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और जो सेलुलोज होता है इनकी भित्ति में जो किनारे किनारे पे ये देखिए सेलुलोज जमा हो जाता है, और सेलुलोज को जमा होने से ये स्थूलन दिखते हैं, यानी कि भद्दा दिखता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं स्थूल कोण उत्तक। और इनके कोशिकाओं के बीच इंटरकोशिकीय जो स्थान होता है, यानी कि दो कोशिकाओं के बीच जो स्थान होता है कम होता है। पारेन्काइमा में स्थान ज्यादा होता है और कॉलेन्काइमा यानी कि स्थूल कोण उत्तक में कम होता है। अब ये उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जड़ में नहीं पाए जाते हैं, ये पत्तियों एवं तनों के बाह्य त्वचा के नीचे पाया जाता है, लेकिन ये स्थूल कोण उत्तक जड़ में नहीं पाया जाता है। और ये तना को स्थूल कोण उत्तक की वजह से ही तने को क्या मिलता है? आंतरिक मजबूती मिलता है। ये तना को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। तो ये हमारा होगा स्थूल कोण उत्तक। ये जो एग्जाम्पल है बच्चों, ये जल कमल और जलकुंभी, ये एरेनकाइमा का एग्जाम्पल है, इसका नहीं है, ये दूसरे पेज का इसमें आ गया है। तो आप ध्यान देंगे इसको, ये एग्जाम्पल जो है ये स्थूल कोण का नहीं है, ये एरेनकाइमा का है। तो हम दो पढ़ लिए सरल स्थायी उत्तक में। पहला हमने क्या पढ़ा? पारेन्काइमा। दूसरा हमने क्या पढ़ा? कॉलेन्काइमा। अब तीसरा हमारा क्या आ गया? दृढ़ उत्तक, स्क्लेरेन्काइमा। तो इनकी जो कोशिकाएं होती है मृत होती है, ये सबसे बड़ा अंतर है तीनों में। इसके पहले जो दोनों हमने बताया वो दोनों जीवित कोशिकाएं थी, ये मृत कोशिकाएं हैं। उन दोनों की जो कोशिका भित्ति थी सेलुलोज की बनी थी, लेकिन इसकी जो कोशिका भित्ति है इन पे लिग्निन जमा होता है। लिग्निन की मोटी परत जमी होती है, जिसके कारण ये क्या होता है? कठोर तथा मजबूत होता है। कौन? स्क्लेरेन्काइमा। इनके कोशिकाओं के बीच कोई कोशिकीय अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? इनका एग्जाम्पल क्या होता है? दृढ़ उत्तक जो होता है बच्चों, ये तना, पत्ती के सिरा, फल तथा बीजों के आवरण में पाए जाते हैं। जैसे बादाम के छिलका हो गया, नारियल का रेशेदार भाग हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और वहाँ क्या पाया जाता है? ये दृढ़ उत्तक पाया जाता है, और दृढ़ उत्तक मृत होता है। अब दृढ़ उत्तक के दो प्रकार हो गए, कौन कौन से? एक हो गया दृढ़ उत्तक तंतु, दूसरा हो गया स्केलेटस या स्टोन सेल। तो जो दृढ़ उत्तक तंतु होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ये है सनई, जूट, फ्लेक्स आदि पौधे में पाए जाने वाले रेशों से रस्सियां बनते हैं। आप लोग देखते हैं नारियल जो होता है, नारियल का रस्सी होता है, तो नारियल का जो रेशेदार भाग होता है किसका बना होता है? दृढ़ उत्तक तंतु का बना होता है। या जूट की जो रस्सियां होती है, जूट से बनती है जो रस्सियां, उसके रेशों से, तो क्या होता है? दृढ़ उत्तक तंतु होता है। अब इसका दूसरा प्रकार हो गया आपको स्केलेटस या स्टोन सेल्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? तो बादाम के छिलके, फलों के छिलके, बीजों के आवरण जो कठोर होते हैं,
मजबूत होते हैं मूंगफली के, वो किसके बने होते हैं? स्टोन सेल्स या स्केलेटन्स, या सिर्फ आप दृढ़ ऊतक भी उसमें लिख सकते हैं। किसके बने होते हैं वो सब? यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि बादाम के जो छिलके होते हैं या मूंगफली का जो छिलका होता है ऊपर का जो कठोर होता है किसका बना होता है? तो दृढ़ ऊतक का। नारियल का जो रेशेदार होता है छिलका ऊपर का जो बना होता है जो कठोर होता है वो किसका बना होता है? तो दृढ़ ऊतक का। अब इसमें आपको एक देखने को मिलेगा कॉर्क कोशिका। कभी कभी पूछता है ये, कभी कभी क्या बहुत ही पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और कंपटीशन में भी पूछता है कॉर्क कोशिका के बारे में। तो इसको जानना जरूरी है कि कॉर्क सेल्स क्या होते हैं। तो बच्चे जब पेड़ पौधे जो होते हैं जब कभी पुराने हो जाते हैं तो उनके तने के बाहरी कोशिकाएं यानी कि जो छाल होते हैं विभाजित होकर क्या होते हैं? मृत कोशिकाएं बना देते हैं। उसी को हम कहते हैं कॉर्क कोशिकाएं। और जो छाल होता है उनमें क्या होता है? एक कॉर्क कोशिकाओं के छाल में सुबेरिन नामक एक रसायन जमा हो जाता है जिसकी वजह से ये जो कॉर्क कोशिकाएं होती हैं बहुत मजबूत हो जाती हैं और जलरोधी हो जाती हैं। और ये जो कॉर्क कोशिकाएं होती हैं ये जलरोधी भी हो गई, वायुरोधी भी होती हैं और ऊष्मा का कुचालक भी होता है। ये जो कॉर्क कोशिका होता है क्यों होता है? क्योंकि इसमें सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ जमा होता है और इनके बीच कॉर्क कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान भी नहीं पाया जाता है, ये मृत होती हैं। तो इनका उपयोग कहाँ होता है कॉर्क कोशिकाओं का? तो इसका आप कॉर्क का प्रयोग करते हैं कहाँ? बोतल को बंद करने के लिए ढक्कन के रूप में। क्यों? क्योंकि ये वायुरोधी होता है, जलरोधी होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग हम करते हैं बोतल को बंद करने में ढक्कन के रूप में। या फिर इसका हम खेल में आप लोग देखते होंगे कि कॉर्क का प्रयोग और खेल में भी करते हैं। जब कॉर्क आप खेलते हैं तो उसके पीछे का जो पार्ट होता है वो किसका बनाता है? कॉर्क कोशिका का ही बना होता है। तो ये मृत होता है। इस पे क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि कॉर्क कोशिकाएं जो होती हैं उनमें कौन सा रासायनिक पदार्थ जमा होता है? तो कौन सा? सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ जमा होता है। इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, कंपटीशन में पूछता है बहुत ज्यादा। तो ये कॉर्क कोशिका हो गया। अब हमारा क्या बच गया? जटिल अस्थायी ऊतक। वो हम जो 3 प्रकार पढ़े हैं वो सरल अस्थायी ऊतक का 3 प्रकार पढ़े। कौन कौन सा? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा। अब हमारा हो गया जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये जो जटिल ऊतक है अब इसमें 2 प्रकार हो गया। कौन कौन सा है? जाइलम और फ्लोएम। तो इन दोनों को, जाइलम और फ्लोएम को हम क्या बोलते हैं? दोनों को मिलाकर के बोलते हैं सम्मोहन ऊतक, या ये मिलकर के बनाते हैं सम्मोहन बंडल का निर्माण करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और ये कहाँ पाया जाता है? ये बड़े पौधे में पाए जाते हैं सम्मोहन ऊतक यानी कि सम्मोहन बंडल। इसका क्वेश्चन पूछता है कि जाइलम और फ्लोएम को दोनों को मिलाकर को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सम्मोहन ऊतक। अब एक करके पढ़ लेते हैं। जाइलम को पहले पढ़ लेते हैं। तो आपने इसके पहले भी क्लास में पढ़ा होगा जाइलम क्या है। तो जाइलम तो आप जानते ही हैं कि ये ऊतक जड़ से प्रारंभ होता है और तने, शाखाएं, पत्तियों तक फैला होता है। ये जल को जड़ से पूरे पौधे में नीचे से ऊपर दिशा में जल का परिवहन कराता है, यानी कि जल को नीचे से ऊपर दिशा में ले जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पूछता है कि बच्चों जाइलम जो होता है इसमें जल का परिवहन कैसे होता है? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की चारों दिशाओं में। तो आप क्या लिखेंगे? नीचे से ऊपर की दिशा में होता है। इस लाइन को बहुत ध्यान से देखेंगे। और इसमें क्या होता है? जल का परिवहन होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं चालन ऊतक, कंडक्टिंग टिश्यू भी इसको बोलते हैं। किसको? जाइलम को। अब जाइलम के 4 भाग होते हैं, ट्रैकिट, जाइलम बेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। तो इसके चारों को हम देख लेते हैं, फिगर से आप लोग को हम समझा देते हैं। ये हमारा ट्रैकिट्स हो गया, ये हो गया ट्रैकिया यानी कि जाइलम नलिकाएं, ये हो गया जाइलम तंतु, जाइलम मृदु ऊतक, पैरेन्काइमा। ये 4 घटक हुए जाइलम का। ये जो दोनों होता है कौन कौन सा? ट्रैकिड और ट्रैकिया। ये दो जाइलम के जो पार्ट होते हैं ये नलिका आकार की होती हैं, ये लंबी होती है, नलिका आकार की होती है। इनकी जो कोशिकाएं होती है ये तीनों, ये 3 जो जाइलम के घटक हैं ये तीनों मृत होता है। सिर्फ जीवित कौन होता है? तो जाइलम पैरेन्काइमा यानी कि जाइलम मृदु ऊतक जो होता है वो जीवित होता है और ये तीनों मृत होते हैं। इसमें इन दोनों से ही क्या होता है?
जल क्या होता है, जड़ से लेकर के ये जाइलम नलिकाएं, ये दोनों जल को जड़ से लेकर के ऊपर की दिशा में पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है, ये दोनों। और ये जो होता है जाइलम तंतु, ये यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, और जाइलम पारेन्काइमा है, इसमें भोजन का संग्रह होता है, या ये पानी के पार्श्वीय भाग जो पौधे होते हैं उनके किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय समूहन में ये मदद करता है। तो इसमें एक चीज सबसे बड़ी चीज है ध्यान रखना, ये दोनों ही कार्य करते हैं। किस लिए? तो ये जल को जड़ से ले जाते हैं ऊपर की दिशा में पौधे में, ये आंतरिक सहारा प्रदान करता है, और ये स्टोर करता है। ये तीनों मृत होता है, ये जीवित होता है। इस चीज को याद रखेंगे आप कि जाइलम मृदु तक जो होता है ये जीवित होता है। तो अब हम फ्लोएम देख लेते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों कि इससे क्या होता है, जल का वाहन होता है। और फ्लोएम से क्या होता है, तो जो भोजन पत्तियों में बनता है, यानी कि पत्तियों द्वारा जो भोजन बन जाता है, या गुलित कार्बनिक रसायन जो होते हैं उनका क्या होता है, परिवहन होता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। और कहाँ होता है? पौधे के सभी भाग में ये पहुंचाता है भोजन को। तो यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि जाइलम तो पूरे पौधे में नीचे से ऊपर दिशा में ले जाता है जल का वाहन, लेकिन फ्लोएम जो होता है वो जो भोजन को किस दिशा में ले जाता है, नीचे से ऊपर ले जाता है कि ऊपर से नीचे ले जाता है, किस दिशा में? तो ये दोनों दिशाओं में ले जाता है, नीचे से ऊपर भी जाएगा और ऊपर से नीचे भी लाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, जब इसका देखते हैं कि नीचे से ऊपर, तो इसमें भी नीचे से ऊपर ही सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये दोनों दिशाओं में पदार्थों का परिवहन करता है। अब इसके भी 4 घटक हुए, कौन कौन से? चांदनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक, यानी कि शीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पारेन्काइमा। इसको भी हम फिगर में दिखा देते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि ये इसमें तीनों जीवित होते हैं, सिर्फ इसमें एक ही मृत होता है। इसमें जो फ्लोएम तंतु होता है ये मृत होता है, बाकी ये जीवित होते हैं। चांदनी नलिकाएं ही जो होती हैं उसके द्वारा ही भोजन का परिवहन होता है। और ये चांदनी नलिकाएं जो होती हैं ये छिद्र युक्त पट्टी से जुड़ी होती है, ये उसको हम बोलते हैं चांदनी पट्टिकाएं। और इसी से क्या होता है, भोजन का परिवहन होता है एक कोशिका से दूसरे कोशिकाओं में। तो ये हमारा फ्लोएम का हो गया। फ्लोएम के 4 घटक होते हैं, जिसमें से सभी जीवित होते हैं, एक ही मृत होता है। जो मृत होता है उसका नाम है फ्लोएम तंतु। तो बच्चों अब ये हमारा खत्म हो गया प्लांट टिश्यू। एक बार आप लोगों को रिवीजन दे देते हैं। सबसे फर्स्ट पेज पे चलते हैं, जहां पे मैंने फ्लो डायग्राम बनाया था। ये हो गया, ये फ्लो डायग्राम वाला हमारा फिगर हो गया। हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा प्लांट टिश्यू के बारे में, मेरिटेमेस्टिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट 2 भाग में बांटे पहले। ये जीवित होता है, इसमें जीवित और मृत दोनों आते हैं। अभिव्योतक यानी कि मेरिटेमेस्टिक टिश्यू जो होता है इसके 3 प्रकार हुए, एपिकल, लेटरल और इंटरकलरी। एपिकल के द्वारा यानी कि शीर्षस्थ के द्वारा क्या होता है, तो इसके द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है, इसके द्वारा पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है, और इसके द्वारा शाखाएं बनती है। अब हमारा अस्थायी ऊतक किसके वजह से बनता है, तो विभज्योतक की वृद्धि के फलस्वरूप ही अस्थायी ऊतक बन जाते हैं। इसमें जीवित और मृत दोनों आते हैं। अब इसके 2 प्रकार हुए, सरल और जटिल। सरल में 3 प्रकार हुआ, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये 2 जो होते हैं, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, ये दोनों जीवित होते हैं, लेकिन दृढ़ ऊतक जो होता है मृत होता है। ये सबसे मेन पॉइंट होता है तीनों में अंतर। इसमें अंतर कोशिकीय स्थान ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और ये लिग्निन की मोटी भित्ति होती है इसकी, इसीलिए कठोर होता है ये। और ये कहाँ पाया जाता है, ये बीजों के आवरण बनाने में, क्योंकि ये मृत होता है और कठोर होता है, मजबूत होता है दृढ़ ऊतक। अब हमारा आ गया 2, जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं सम्मोहन ऊतक भी इसको बोलते हैं। इसके भी 4 पार्ट, इसके भी 4 पार्ट होते हैं। इसकी ज्यादातर कोशिकाएं मृत होती है, इसकी ज्यादातर कोशिकाएं जीवित होती है। इसमें जल का परिवहन होता है, इसमें भोजन का परिवहन होता है। तो ये हमारा हो गया प्लांट टिश्यू, यानी कि आज हमारा पादप ऊतक इस वीडियो में खत्म हो गया। अब अगला वीडियो में आप लोग को हम एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक के बारे में बताएंगे।
जंतु तक थोड़ा बड़ा है बच्चों, तो एक वीडियो में वो ख़त्म नहीं होगा, उसका 2 पार्ट हो सकता है, बनना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।